जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। नाज़रीन कराम, ख़ूबसूरत खुश अलहान नात और हमारी अपनी मीठी ज़बान में बयान के बाद अब मैं आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ हमारे रमज़ान घराना सेगमेंट में। नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसे घरानों से और उनसे बातचीत होती है उनके ज़ाती और उनके कारोबारी मामलात पर। और इस सेगमेंट को और बल्कि हमारी पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन को दिल की गहराइयों से पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं मेमन टीवी HD और हमारे CEO अली गोडल साहब की जानिब से आप सबका बेहद मशकूर हूँ, ख़ास तौर पे हमारे उन करम फरमाओं का जिन्होंने इस ट्रांसमिशन की तैयारी में हमें ताउन किया, जिनमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर्स का हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। और हमारे उन गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का भी जिन्होंने अपने बेशुमार तहाइफ हमें भेजे हमारे मेहमानों के लिए और हमारे दीगर अहबाब के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो बात रमज़ान घराना की, और रमज़ान घराना में आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं और आप तो इन्हें एक अरसे से सुनते रहे हैं और क्या बोलते हैं। मैं तो इनका फ़ैन बन गया हूँ और जब मद्दा हूँ, जब भी ये कुछ बात कर रहे होते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि गौर से सुनूँ और ये बातों बातों में अपने अल्फाज के चुनाव में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो यकीन तौर पर जिसका तस्करा भी मैं आज करूँगा और यकीन तौर पर बड़ी आई ओपनिंग होती हैं हम सब के लिए। और मुमताज़ कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं, कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के बड़े वाइब्रेंट चेयरमैन हैं और नौजाव इनके आने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि कराची भर की ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी रमक सी पैदा हो गई है। आप समझ गए होंगे मेरे साहब मोहतरम जनाब अब्दुर्रऊफ़ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रऊफ़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने की। और आज आपकी बात तो कम होगी क्योंकि मैंने क्यों कहा क्यों इनकी बात कम होगी आप समझ गए होंगे, क्योंकि आज इनके साथ इनकी शरीक हयात भी हमारे साथ हैं। और ये रमज़ान घराने की रौनक ही इसी से है कि हम फैमिलीज़ को बल्कि ख़ानदानों को बल्कि घरानों को दावत देते हैं कि वो आएँ और हम मिलकर बैठकर रमज़ान और घराना के हवाले से कुछ बात कर सकें। तो इनकी शरीक हयात मोहतरमा शाहीन रऊफ़ इब्राहिम साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। इस मौके पर जब इफ्तार की तैयारियाँ हो रही होती हैं घरों के अंदर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप दोनों कपल का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अभी मैं आपसे आगाज़ करूँगा। वैसे तो मुझे आगाज़ इनसे करना चाहिए, लेकिन इनसे तो हम बातचीत हमारी होती रहती है। आपसे पहली बार मुलाकात भी हुई है। रऊफ़ साहब के साथ आपकी जो ज़िंदगी है वो कमोबेश कितना अर्सा हो गया, पहले तो ये बता दी ताकि यहीं से मैं आगाज़ करूँ। 38 ईयर्स। 38 साल की रफ़ाकत कोई कम नहीं होती। मतलब एक पूरी सदी के हाफ सदी के बराबर हम 50 साल होने में को 12 साल का अर्सा बाकी है। एज एन हस्बैंड, एज एन दोस्त, एज एन फादर, कैसा पाया आपने? यहाँ से मैं आगाज़ करूँगा। ये जैसे हर इंसान है ना, यानी शौहर के रूप में भी बेहतरीन है, औलाद के रूप में भी, बाप की सूरत में भी बेहतरीन है। घर को टाइम देना, सब अच्छा, टाइम देना। हाँ, टाइम पे मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इतना टाइम ये रऊफ़ साहब जो है वो अपनी मार्केटों में, अपने दीगर शोबों में हर जगह देते हैं। क्या घर पे भी इतना वक्त दे पाते हैं? दे पाते हैं। पहले तो बहुत देते थे, अभी थोड़े मसरूफ़ हो गए। जी जी। तो आपने भी थोड़ी सी छूट दे दी जी। नो डाउट कि जब तक घर से इनको सुकून या घर से इनको थोड़ा सा रिलीफ नहीं मिलेगा वो दुनिया के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं, ये इनके घर में बहुत इनके जैसे ना दोस्तों की या ये हो ना, घर आएंगे तो घर के होकर रहेंगे। ये इनकी बड़ी अच्छी आदत है। घर में आते हैं तो फिर घर के हो जाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें अपने बिजनेस को, कारोबार को, तमाम चीज़ों को बाहर ही छोड़ के आते हैं। और हमको कभी भी शेयर नहीं करेंगे इनकी परेशानी हो, कुछ भी हो। हाँ, सब अपने ऊपर लेकर चलेंगे, सब चीज़ों को अपने ऊपर लेकर, कांधे पर लेकर चलेंगे। मार्केट का बोझ भी अपने कंधों पर और बाकी सब के बोझ भी अपने कंधों पर लेकर। हाँ। सर, इतने मजबूत कंधे कहाँ से पाए आपने? देखिए, घराना होता है ना, जहाँ हमने, मेरी वाइफ ने बात की आपसे कि ज़िंदगी एक कठिन सफ़र है जिसको जो हमने गुजारना है ना, 38 ईयर्स भी मायने रखते हैं। अब मैं
ये आपके टीवी मेमन टीवी के तवज्जुह से यही कहूँगा कि घरानों में जब इज्जत और एहतराम उसके रिश्ते बन जाए ना, और हम एक दूसरे का एहतराम करना सीखें, तो घराने बहुत आगे जाते हैं और तरक्की होती है। बर्दाश्त ज़रूरी है। अच्छा, यानी मुझे एक बात आपकी तबीयत के हवाले से मुझे पूछना पड़ेगा कि माशाल्लाह आप बड़े हमजोली शख्सियत हैं, जहाँ भी जाते हैं अपने हल्का असर बनाते हैं। मैं तो एक दफ़ा पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा एक साहब के लिए कि जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन बनना शुरू हो जाती है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ये शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या पसंद की शादी थी? और मतलब इसके बारे में अगर कुछ बताएं कि आज से 38 साल पहले भी कुछ इस किस्म के मामला जो आज हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि बड़ी अरेंज मैरिज के साथ साथ लव मैरिजेस भी बहुत हो रही हैं, तो ये आपकी शादी अरेंज थी या पसंद की शादी थी? देखिए, असल में क्या है कि मेरे वालिद साहब ने कहीं मंगनी कर दी। अब सच बात ये है। हाँ। तो मैंने अब्बा को कहा, मैंने कहा मंगनी तो हो जाएगी, शादी में नहीं करनी है इधर। ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। ठीक। अब लम्हा फिक्रिया ये था कि हम समझ लें कि कहीं दावत मिल गई हमें, गलती में, गरीब लोग थे, दावत भी मिल गई हमें, तो वहाँ दावत में ये टकरा गई हमें। शाहीन बानू नाम है इनका। जी। और माशाल्लाह मेरे दामाद कहते हैं, वो ही कहते हैं जी कि यार ये बम मेरे पास तू छोड़ के गया है। मेरा दामाद बोलता है अपनी बेटी के लिए कि यार ये बम है तेरी बेटी। तो मैंने कहा तूने बेटा छोटा बम देखा है, बड़ा बम तो हमारे पास है, बड़ा बम तो हमारे पास है माशाल्लाह। तो अब आप कहना चाहेंगे इस बात को कि मैंने पसंद से की, और जाहिर सी बात है कि मैंने सब दुनिया छोड़ के एक ही नज़र में पहचाना और एक ही नज़र से आज तक चल रहे हैं। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि इस तरह हम मोहब्बतों में रहें। मतलब कोई क्या, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, कोई उस वक्त रुकावटें नहीं हुई? आपने अपने अब्बू से कहा कि मुझे यहाँ नहीं यहाँ करनी है, और ये बड़ा स्मूथली हो गया सारा, या वो थोड़े से पापड़ बेलने पड़े? मेरे अब्बा या मेरी वालदा वो कहती थी कि यार इसको कहीं और को पसंद नहीं आ जाए फिर क्या होगा। सवाल तो बड़ा ये है ना। इससे पहले तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, शादी करें। क्योंकि आपका ताल्लुक कुतियाना कम्युनिटी से है, ये बाटवा से भी जो है वो बाटवा से है। तो ये एक बड़ा अच्छा इम्तिजाज भी हो गया मेरे ख्याल से। उस वक्त हमारे कम्युनिटी सिस्टम था, हम जमातों के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया करते थे, लेकिन अब तो ये खैर मामला बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पहली नज़र में और इसके बाद फिर आप उस पर कायम भी हैं। और मुझे खुशी इससे बड़ी जो सबको, हमारे नाज़रीन को भी हो रही हुई कि 38 साल की ये रफ़ाकत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी जब आप, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा भी जब मैं आप लोगों को सुन रहा था, अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को ऐसे ही कायम रखे। इस रमज़ान के बरकत से जो है ना, आप इसी तरह से अपनी मोहब्बतों को बरकतों के साथ आगे बढ़ाते रहें। देखिए, मैं इसी बात पर आपको कहूँगा कि यंग जनरेशन हो, मिडिल एज, जो बड़े लोग हैं जितने भी हैं, बर्दाश्त सीख जाएँ एक दूसरे का। कभी उसने कुछ बोला तो हम चुप रह जाएं, कभी मैंने बोला तो वो चुप हो जाए, ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन इश्यूज जो बनाते हैं जवान बच्चे या मिडिल एज, उसमें घर के घर बर्बाद होते हैं। खुदारा मैं बोलता हूँ बर्दाश्त सीखें। अपने बच्चों को आप ऐसा दें, फ्रीडम दें। आप ऐसा ना कहें, दुनिया में ये जो नेट वगैरह है ना, ये बुराई की जड़ भी है ना, टेलीफोन है ना। तो आप जब अपने बच्चों पे एतमाद भी सीखें और उन पे नज़र भी रखें। मेरा कहना ये मकसद है कि हम अपने बच्चों को तालीम देनी है, दीन की भी देनी है, दुनिया की भी देनी है। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इस तरह के बिगाड़ में पड़ जाएं कि फिर बचना मुश्किल है। कितने बच्चे माशाल्लाह आपके सर? सर मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। एक बेटे आपके पाकिस्तान से बाहर है? एक बेटा बाहर है उस टाइम, दूसरी मेरी बेटी बाहर है। अच्छा। शिकागो। मेरा दामाद बाहर है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बेटी है वो MBBS है, जो वो दामाद भी MBBS है। दूसरी मेरी बेटी घरेलू काम है माशाल्लाह आयशा का, वो अपने ही ऑनलाइन पे काम करती है। यानी हर आदमी अपना काम करता है। तालीम बच्चों की मेरा बेटा जो अभी IBM में पढ़ता है माशाल्लाह, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब संभालता है। उसकी तरबियत एक ही है, यानी हमसे शरीफ है। मैं कहूँगा कि वो गलत काम के करीब नहीं जाएगा। बिजनेस वो करेगा जो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ेकार बताया है। शरई गैर शरई नहीं। उसमें वो करोड़ों रुपए को आग लगा देगा, लेकिन गलत काम नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि आज के माशरे में बदकिस्मती है हमारी, ये मैं बदकिस्मती कह रहा हूँ, हमारी बदकिस्मती कि हम उन तमाम उसूलों को भूल चुके हैं। इस मौके पर अगर आपका बेटा जो माशाल्लाह इतना आला तालीम याफ्ता भी है, मुझे खुशी है और ये कि IBA का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न किस्म का चेहरा मेरे ज़हन में आता है। लेकिन इसमें शरई उसूलों का इतना पाबंद आदमी, आप समझते हैं कि उनको चलने में दुश्वारी होती है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। अल्लाह की तरफ से मदद भी बड़ी है।
जब रब्बे करीम वादा करता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, रिज़्क़ देने वाला मैं हूँ। और अब जब आप सोचते हैं कि हम हमारी जवान जनरेशन जुआ में पड़ी हुई है, ये आप देख लें ये जो स्टॉक एक्सचेंज उसमें पड़ी हुई है, गलत शॉर्टकट ढूंढ रही है, मेरे खुदा अल्लाह इन पे भी रहम फरमाए। और ये अब जब जाएँ ना लोग, जवान जनरेशन पक्का अहद करें, जो हमारे बूढ़े सिखा के गए वही बेसिक है आज भी, कोई नई बेसिक नहीं है, बेसिक वही है, उसूल वही है, उसूल वही है। तरीका का सबका थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है लेकिन उसूल वही है। देखिए बेईमानी से परहेज करें। देखिए आप बोलते झूठ सबसे बड़ा जी, दुनिया में अगर कोई आदमी झूठ बोलता है मुनाफिक है, उसको मैं मुनाफिक का दर्जा देता हूँ। क्योंकि झूठ क्या है, झूठ आप बोल रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं, अल्लाह रब्बे करीम झूठ से तो यानी बोलते हैं दर्जा ही नहीं है इसका। बेशक आप दुनिया में चले जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, यूरोप जाएं, कहीं भी घूमें, वो बोलेगा झूठ पे तो फांसी लगा दो। हाँ गलती है तो वो तस्लीम करे, वो गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन झूठ से बचना ये शरई उसूलों बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने कहा कि मुश्किल होती है, उन्होंने कहा मुश्किल होती है, लेकिन उसमें फिर अल्लाह का साथ भी इतना होता है। शाहीन भाई एक सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, बच्चों की तालीम, आला तालीम याफ्ता बच्चे हैं माशाल्लाह आपके, बच्चों की तालीम पर ज़्यादा फोकस आपका रहा या हजरत का रहा? मेरा आपका रहा। इसकी वजह ये थी कि क्योंकि हमारे यहाँ ये मैं एक और माँ का किरदार, जब आज बात हो ही रही है तो माँ के किरदार पे एक और बात कर लूँ कि हमारे यहाँ 90% से ज़्यादा बच्चों की एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस जो है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, बाप जो है वो उमूमन रिस्क की तलाश में मारा फिरता है, तो माँ की जिम्मेदारी बन जाती है। कैसा रहा बच्चों के साथ ये तालीमी एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। असल में मैं तो बच्चों को तालीम के लिए इनको छोड़ना लेना, इनके पढ़ना करना सब मैं खुद देखती हूँ, ट्यूशन का, कोचिंग का, किताबों का, यूनिफॉर्म्स का, सब आखिर तक। अभी मैं जैसे उम्र हो गई ना मेरी और सब चीज़ें छूट गई, तो मुझे अभी भी यही फील होता है कि मैं वापस लौट जाऊं उस जिंदगी में कि इनके साथ है ना, मतलब उस टाइम को आप मिस कर रहे हैं? हाँ मिस कर रहे हैं। अच्छा, अब वो टाइम को जब मिस करते हैं, नाना दादा बन जाते हैं, आप समझती हैं कि वो समटाइम हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दूध से अच्छी तो मलाई होती है। होती है। तो ये अब इनके बच्चे जो है, इनके साथ आपका टाइम बहुत अच्छा लगता है, और जैसे बोनस टाइम है ना वो, अच्छा, जो अपने बच्चों को नहीं देते हैं वो अब अच्छे से देते हैं। अच्छे उसका बहुत सारी और जिम्मेदारी होती है, आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बस इनको टाइम देना है। क्या बात है सर, मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी गुजरती होगी आपकी भाभी के भी। मैं एक घरेलू खातून होने के साथ साथ इनका हर बात के अंदर इतना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जो है ना, ये शायद मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी आपकी तरबियत भी शामिल है। देखिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि देखिए मुझे तो झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं साफ बात कर रहा हूँ। मुझे तो स्कूलों का भी पता नहीं चलता था कि कौन सी क्लास में है। मेरी वाइफ पढ़ाया करती थी और वो एजुकेशन संभालती थी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। भाई की क्लास में पुगी हुई हो, आज तक है हमारे पास कि भाई की क्लास में, अरे यार 9वीं में पुगी हुई है, सर पता नहीं चलता था। मैं खैर से तरबियत दी माशाल्लाह और आगे निकले लोग, बच्चे निकले। हाँ बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक भी मैं कहूँगा कि तालीम बेसिक है इंसान की, फ्रीडम होना चाहिए जवान बच्चों को। अगर आप इसको रोक टोक करेंगे वो उसके खिलाफ जाएगा। माँ बापों को अब खुद सुधरना पड़ेगा, बुढ़ापन नहीं दिखाना पड़ेगा, दोस्ती का माहौल बनाना पड़ेगा, जब जाके ये माशरा सुधरेगा। बहुत ज़रूरी है, माहौल बनाना पड़ेगा आपको। आप बच्चों से दोस्ती और डिस्टेंस, यानी कि मैं कह रहा हूँ कुछ माँ बाप ये समझते हैं कि दोस्ती कर ली तो ये ज़्यादा फैल जाएगा, बच्चा जो है ना फ्री हो जाएगा, पिकल से ऐसी फरमाइशें जो किसी ज़माने में आपने भी की वो करना शुरू कर देगा। तो आप कैसे समझते हैं एज एन फादर भी, और नो डाउट आपको एक्सपीरियंस रहा है, वास्ट एक्सपीरियंस, आपको सोसाइटी में भी आप चलते फिरते हैं, कैसा रहा है आपका ये? आप अपनी इज्जत में ये क्या समझते हैं कि दोस्ती, क्लोजनेस ज़्यादा बेहतर होती है ताकि बच्चा आपसे कुछ डिस्कस कर सके, या थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए कि वो अपनी बात को थोड़ा सा पे अटकने की सलाहियत उसमें कम हो? देखिए जब आप उसको रोक टोक करेंगे ना तो वो आपको सही बात बताएगा ही नहीं। आप बिल्कुल क्लोज रहें और उसको फिर पीना भी सीखें कि अगर वो गलती कर गया है तो उसके ऊपर हम तनकीद ना करें। अभी बेटा ये हो चुका है ना, कोई मसला नहीं, अब इसको हम ऐसे करेंगे। जब जाके आप रिलेशन बनाते हैं माँ बाप और सब, बच्चे बच्चियाँ माँ बाप के साथ रहे हैं, वो सबसे बड़े वली होते हैं माँ और बाप, जिसको एक दफ़ा देखने का सवाब हज का है। हम उम्रे के लिए वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ वलियों के पास जा रहे हैं, चाहे हम कब्रों पे जा रहे हैं, फातिहा पढ़ने सब पढ़ें। मैं बोलता हूँ हर जगह जाना चाहिए, मेरा मना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अव्वल आखिर दर्जा
माँ बाप का है, और उसको देखने का आज का स्वभाव है 5 दफ़ा देखें ना, 5 दफ़ा आज पढ़ें। ये बच्चे पढ़ें और उनको देखें मोहब्बत से। दादा और दादी, आपके अपने बच्चे भी दादा दादी के, अब आप उस एज पे हैं कि दादा और दादी नानी बन चुके हैं। आपके बच्चे दादा और दादी के साथ उनका रिलेशनशिप, या उनको मौका मिला उनके साथ रहने का, उनके टाइम स्पेंड करने का? बहुत ज़्यादा, यानी मैंने अपने बच्चों के साथ भी बहुत वक्त गुजारा, और ख़ासकर मैं नवाज से, मेरी पोते सब ऐसे ज्वाइंट होता है कि यानी दुनिया की अगर कोई खुशबू, प्यार, मोहब्बत तो यहाँ से निकलता है। यार मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का। बच्चियों की तालीम पर रऊफ़ इब्राहिम क्या सोचते हैं? बच्चियों की तालीम को ये ट्रॉमा है हमारी कम्युनिटी का। अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत अच्छे हालात हैं, मतलब पहले से तो कई गुना ज़्यादा बेहतर हालात हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अब भी बच्चियों की तालीम के ऊपर वो फोकस नहीं है हमारा। नो डाउट कि बच्चों को, लड़कों को जो है वो घर की जिम्मेदारियां संभालनी होती, लेकिन अगर माँ भी अगर तालीम याफ्ता होगी तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाली नस्ल, पूरी जनरेशन तालीम याफ्ता हो जाए। देखें इसी तरह होगा ना। अब जाहिर सी बात है, मेरी पीढ़ी ख़त्म हुई, दूसरी आई, फिर तीसरी है, आखिर वो तालीम याफ्ता होगी तो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएगी, वो दिल से दिलवाएगी। टीचर अपनी जगह होगा, ट्यूशन अपनी जगह होगी, लेकिन जो माँ सोचेगी उस बच्चे के लिए, तालीम के लिए, वो कोई नहीं सोचेगा। सही बात है, ये बात तो बिल्कुल तय है कि माँ तालीम याफ्ता होगी, एक गोद तालीम याफ्ता होगी तो उस गोद में पढ़ने वाला हर बच्चा तालीम की तरफ राग़िब होगा, और यही हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि माशरे में और सोसाइटी में अब बहुत, आप ऐसी फील्ड्स में भी बच्चियों को देखेंगे जो एक ज़माने में तुर्रा हुआ करती थी लड़कों का, अब वह लड़कियां उसमें भी पोजीशन होल्डर्स हो रही हैं। तो ये दिन दूर नहीं है कि हम बहुत अच्छी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। मैं इंशाल्लाह रऊफ़ इब्राहिम साहब से इस मौके पर मज़ीद कुछ सवालात भी लेके आऊँगा, और इनकी मिसेस शाहीन रऊफ़ भी हमारे साथ हैं, इनके साथ भी बात होती रहेगी। वक्फे के बाद मिलते हैं। खुशामदीद एक बार फिर, और रमज़ान घराना में हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब अब्दुर्रऊफ़ इब्राहिम साहब, और उनकी मिसेस शाहीन रऊफ़ इब्राहिम हमारे साथ हैं। रऊफ़ भाई, वक्फे पे जाने से पहले बच्चियों की गुफ्तगू पर बात हो रही थी, आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मैं कहा वहाँ से एडिशन हो जाए, फिर मैं थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी की तरफ आऊँ, आपकी समाजी ज़िंदगी की तरफ। बड़ी मेहरबानी। देखिए मेरा सिर्फ बच्चियों से, देखें कोई भी माँ बाप है ना, जो बाप होता है ना, बाप के करीब बेटी होती है, बेटी के करीब बाप होता है, ये याद रखना। क्या बात है। ये नबी पाक आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उधर से हमें ये मोहब्बतें मिली हैं। जो बेटी है ना, बाप का एक कोई चुभन नहीं बर्दाश्त करेगी। तो आप सब लोगों से, उन बच्चियों से जो मेरी भी बेटियां हैं, मिडिल एज हैं, मैं उनसे सबसे अपील करूंगा कि फ्रीडम
हद तक होगा। और दूसरा, मैं मेमन कम्युनिटी खासकर उनसे भी कहूँगा कि ये मेमन, बाटवा, कुतियाना सब चीज़ों को एक तरफ करें। अभी सिर्फ हमारी जो बच्चियाँ, जो बहुत ज़्यादा तादाद है, वो लड़कों की कम है, तो देखें अगर वो बच्ची पसंद करती हो और शरीफ बच्चा है, यानी आप देखें उसको इग्नोर ना करें, यार ये पंजाबी है, ये माजिर, इसको भूलें। अब मेरा जो बच्चा है उसने माजिर में की है, बिल्कुल, तो कोई हर्ज मुझे नहीं लगता है। अगर वो पसंद करते हैं, अच्छे लोग हैं, तो नो डाउट अब हम सोचें इन बच्चों के लिए, अगर वो उनके गेप ना करें, अच्छे लोग बच्चों को अच्छे लोग हों, तो जबान आपकी लैंग्वेज पंजाबी स्पीकिंग है या उर्दू स्पीकिंग है, ये चीज़ें बैरियर नहीं बननी चाहिए बैरियर। ये बैरियर हम बुढ़े बना रहे हैं। बुढ़े इस तरह काम कैसे करेंगे भाई? मैं खुद बुढ़ा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ अब हमने तो सुधरना ही है। मेरे साथ गैदरिंग बच्चों की ज़्यादा होती है, मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, ये आपने खुद देखा होगा, रिकॉर्ड होगा आपके पास। मैं अपने बच्चों के साथ, यंग जनरेशन के साथ, बच्चियों के साथ मैं खुश होता हूँ और उनको मैं सबक देता रहता हूँ, बेटा ये सीखना है। आज आपके टीवी के तवज्जुह से ये भी कहूँगा कि हम 3.5 करोड़ आबादी का इस शहर कराची में हम बैठे हैं, कहाँ तकलीफ नहीं है ये बताएं आप हमें। मेमन कौम को मैं आफरीन कहूँगा और कराची के तमाम आवाम को कि अफ्तारी का, सहरी का इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बरकतें डालता है। अगर हम वो 1 महीना जो हम सोच रहे हैं सबके लिए अफ्तारी और खैर का काम करना सोचते हैं, 12 महीना सोचना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि 25 या 50 हज़ार वाला वो 2 वक्त की पानी से रोटी नहीं खा सकता, स्कूल के बच्चों की फीसें नहीं भर सकता, दवाई नहीं ले सकता। आप ये मुझे बताएं, वो कपड़ा एक धोता है मर्द और दूसरा पहनता है। आप खुदारा इस माशरे को अब हमने देखना है। अगर मेरी ताकत है तो मैं अपने हमसाये को बोलूं कि यार ये लो और थोड़ा गुजारा करो। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जाइंट लोग हैं, मल्टीनेशनल वाले, वो भी सोचें अब कि भाई ये कब्र में नहीं जाना है, कब्र में सोने की ईंटें भी नहीं लगेंगी। ये भी मैं आपको सच बताऊं, ज़िंदगी तो 70-75 कहीं कहानी आगे पीछे निकल जाओगे आप, फिर क्या होगा मुझे ये बताओ। अगर आज ही खैर का काम कर लें, हम आज ही सोच लें कि यार इनको राशन देना चाहिए मंथली, यानी एम्प्लॉयज़ को, जब जाके उनको आसरा होगा कुछ। मैं आपके इसी समाजी शोबे की तरफ आना चाह रहा था और कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन, नाज़रीन अगर कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन का आपने नाम सुना हो, मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बता दूं कि आप और मैं अनाज, ग़िज़ा जो ले रहे हैं, चावल, दालें हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात जितने भी हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जोड़िया बाज़ार। इसकी मेन मार्केट है, एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट कहा जाता है इसे, और ये इसमें सारे इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और ये जो काम है ना, ये है कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन का। और मोहतरम रऊफ़ इब्राहिम साहब जो है वो चेयरमैन है। एज एन चेयरमैन आपने, मुझे बहुत अच्छी से याद है, अब से रमज़ान से चंद दिनों पहले एक तकरीब में आपने अपनी ट्रेड के लोगों को, यानी कि इस फील्ड में जहां कमाने का लोग मौका छोड़ते नहीं हैं, उस ट्रेड में आपने अपने लोगों को तंबीह की, उनको नसीहत की कि तुम्हें इस रमज़ान में पहले से ज़्यादा ख्याल रखना है उन लोगों का जिनके लिए अनाज बेइंतहा पेट भरने के लिए ज़रूरी है। इसमें नाजायज़ मुनाफे की तरफ मत जाना और इसमें कोशिश करना कि जितना हो सके अपना भी इसमें ऐड कर लेना। ये अपनी ट्रेड के लोगों को ये नसीहत मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं चाहूँगा कि ये जज्बा कैसे पैदा होता है? देखिए मैं आपको आज बताऊं, मेरे कई सालों से मैंने ये देखा हुआ है, 15-20 साल हो गए। मैं रमज़ान में खैर और बरकत का महीना है तो है, ये हुक्म रब्बी है कि खैर और बरकत का महीना है। आप दस्तरखान देखेंगे, 4 का लगाएंगे 8 खा लेंगे, ये खैर और बरकत का महीना है। आप मदीने मक्के में देखेंगे 25 लाख आदमी का दस्तर लग जाता है और अफ्तारी सहरी सब हो जाती है और नमाज भी हो जाती है। तो ये फरिश्ते काम नहीं कर रहे, क्या अल्लाह का हुक्म नहीं है ना? अब हम भी ये सवाल करना चाहते हैं कि जब ये, मैं बाज़ार में भी कहता हूँ कि देखें रमज़ानुल बाबरकत महीना है, इसमें रिलीफ दें। पार्टियों को भी चाहिए कि कोस्ट टू कोस्ट माल बेचें, कम में भी बेच दें, कोई बात नहीं, जाने दें। इसकी वजह है कि उसके कई गुना अल्लाह अजर देगा। अल्लाह कहता है मैं उसका अजर दूंगा रोज़े का। तो बादशाह को तो क्या जो चाहे वो नवाज है। अच्छा, यहाँ एक आज ही की बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरा ख्याल है कि आज और गुज़िश्ता में शब की बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता कल में ऐसा हुआ कि आप लोगों की बड़ी हुकूमतों की और रियासतों की बड़ी गहरी नज़र होती है आप लोगों पर
कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जोड़िया बाज़ार में क्या हो रहा है, वो मिल ओनर्स चल रही हैं, आटे की फ्लोर मिलें चल रही हैं, शुगर मिलें चल रही हैं, लेकिन आपका जोड़िया बाज़ार हमेशा निगाहों में रहता है। और पिछले दिनों भी अभी जो आपने एक बहुत बड़ी ख़बरें हम सुनते रहे, मीडिया के ज़रिए हम तक भी पहुंचती रहीं, तो एक्चुअली अगर मुख्तसरन बताना चाहें कि उसमें क्या चाहती थी हुकूमत आपसे और क्या जवाब मिला आप लोगों की तरफ से उनको? देखिए, प्राइस लिस्ट कमिश्नर साहब तय करते हैं, अक्सर रमज़ान में ही आता है याद। हर आदमी को रमज़ान याद आता है, 11 महीने भूखे सोने वाले को नहीं देखते। मैं आपसे अपील करता हूँ सब आवाम से कि वो सोचें कि 1 महीना तो चलो हम कर लेते हैं, रहम दिली भी दिखाते हैं, लेकिन आप 12 महीने उनको ख्याल करें। और दूसरी बात, जब प्राइस लिस्ट हुई थे तो एक चीज़ अगर 10 रुपये की है, कोई बोले 8 रुपये में होलसेल वाला बेचे, तो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है ये, जहाँ चीनी नायाब हो गई। अभी चीनी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब उन्होंने बोला 123 में चीनी बिकेगी, तो भाई आती 36 की है तो 23 में कहाँ से बेचेगा? हज़ारों टन का सौदा है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब होता है, और पूरे पाकिस्तान की सप्लाई है ना, इम्पोर्ट भी होता है, तो पूरी दुनिया से 80% दालें आती हैं, तो आप उसको बेसिक डॉलर से कन्वर्ट करें। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह आप इसका फार्मूला बनाएं। शुगर मिल मालिकान है, आज तक कभी प्राइस उन्होंने तय ही नहीं की है, आज तक ये लम्हा फिक्रिया है। हम बोलते हैं वो प्राइस तय कर लें तो हम भी उनका साथ देने को तैयार है। बिल्कुल सही, वो बेलगाम है। अच्छा, आटा माफिया, फ्लोर मिल मालिकान, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ इस रमज़ान की बरकत से कि इसके प्राइस कम होने चाहिए आटे के। इसकी वजह है कि गंदम के रेट कम हुए हैं, हमको उस जगह सोचना पड़ेगा। अपने ही पेट हम भरते रहेंगे। मैं तो मुख्तसर ज़िंदगी देखी है, मैंने इतने लोग देखे हैं कि मेरे सामने हुआ है कि यार वो टेलीफोन में बात कर रहा है, एक्सपोर्टर है बड़ा, 40 साल की उम्र, ये देख रहे हैं वो टेलीफोन में बात कर रहा है, दुनिया से जा चुका होता है। लोग बोलते हैं क्या हुआ, बोले चला गया। तो ये लम्हा है, इस लम्हे को आप सोचें कि किस भलाई में हम गुजार लें। अगर मैं बोलता हूँ अफ्तारी में हम इतना बड़ा दस्तर लगा रहे हैं, मान लिया आपकी बात, आप इतना बड़ा क्यों लगा रहे हैं, आप मुख्तसर करें उसको और दूसरी जगह बांटें। क्या बात है, घरों में पहुँचाएं उनको। क्या बात, इतने झमेले, भाभी मैं आपसे मुखातिब हूँ कि इतने झमेले, मतलब कोई एक डायरेक्शन नहीं है। एक तो इनकी अभी मार्केट में हज़ारों आइटम है, हर आइटम को इनको देखना है और हर बंदे को, हर डिपार्टमेंट को, हर दुकानदार को भी इनको मुंह देना होता है। डेफिनेटली बहुत बड़े ओहदे पर हैं। ये सारी चीज़ें आप कहती थी कि ये अपनी ऑफिस में ही छोड़ के आ जाते हैं और घर पे आते हैं तो बिल्कुल रऊफ इब्राहिम होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं, बच्चों के बाप होते हैं, नाना दादा, वो बन के ये घर के अंदर रहते हैं। आप समझिए कि इनके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा ये सब। हाँ, होता होगा। इससे कोई सुबह उठते हैं ना, अभी देखो एज के हिसाब से इंसान की हिम्मत भी नहीं होती, तो कभी मैं कहती हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर ले, रेस्ट करो, थोड़ा छोड़ दो, कहती हूँ मैं, ठीक है। पर फिर मैं भी कहती हूँ कि चलो अच्छे काम ही कर रहे हैं, अल्लाह कामयाब कर। आपको लगता है कि इनके इस खैर व बरकत के कामों से, मतलब इनकी, मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सही ट्रेड अल्लाह ताला ने, बहुत सही ट्रेड के अंदर, बहुत सारे कारोबार के अंदर अल्लाह ताला ने रिस्क के ज़रिए के साथ साथ आपके लिए नेकियां कमाने का ज़रिया भी रखा हुआ है। तो जो ये खिदमत के काम करते हैं, आप समझते हैं कि इसकी बरकत से आप अपने घर में भी आपको महसूस होता है कि इनकी शायद ये इनकी वो भलाई के काम है जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ने हमें भी जो मुनव्वर रखा हुआ है। आपको महसूस होता है एक बेगम के हैसियत से, एक माँ के हैसियत से आपको पता चलता है घर में? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता भी है। और दूसरी मेरी बड़ी बेटी है ना, सेम इन पर गई है। अच्छा, हाँ, तो वो भी बड़ा ख्याल रखती है। मेरा अगला सवाल जरूर था कि क्या बच्चों में आपने इनकी कोई रमक महसूस की है कि जितने ये लीडर टाइप और थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, ये आपको अपने बच्चों में, 5 बच्चों में से किस में नजर आई ज़्यादातर है मेरी तीसरे नंबर की बेटी में। अच्छा, माशाल्लाह। बड़ी बेटी में पॉलिटिक्स नहीं है, पर इसमें रहम बहुत है। अच्छा, वो अपने काम की तरफ फोकस है। हाँ, फोकस, लेकिन बोलना चलना इतना बोलना। एक बेटी आपकी बड़ी एक्टिव है। बेटे आपके जो है, एक तो आपने बताया कि वो IB वाले हैं, वो तो थोड़े मुझ पर गए, वो दरवेश आदमी हैं, बस वो चाहते हैं कि मुझे शरई उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन एक बेटे जो आपके बाहर हैं, वो भी अपने काम की तरफ वो ताकीद करता है कि करना है, वो ताकीद वहाँ से करता है कि अब्बू को भी करने दो, इब्राहिम को भी करने दो, सबको करना। इब्राहिम नाम रखा आपने उस बेटे का, यानी कि हाँ, यस, वो भी ताकीद करता है वहाँ से कि देखो रमज़ान का महीना है, कोई भी चीज़ 19-20 ना हो, जितना हो सके नेकियां करो। मतलब बच्चों का उस जगह पर, अमेरिका में, US में रोबाई रहना और हमारी जड़ों के साथ इतना बॉन्ड रहना,
देखते हैं, ये बड़ा, ये तरबियत का कमाल होता है, आप समझते हैं? देखिए, ये रब करीम की मेहरबानी भी है, वो मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, और मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह आफ़ियत, फ़ज़ल, रहम व करम की ज़िंदगी गुजारे और हमारे बच्चे भी खुश रहें, कुल मोमिन मुसलमान बच्चे बच्चियाँ खुश रहें। देखिए, मेरा बेटा जब वो उसने माजिद से शादी की तो मैंने उस पर इनकार नहीं की, मैं आपको बताऊँ आपको, लेकिन मैंने यही बोला कि बेटा ये मुझे लगता है कि जो इधर थोड़ा सा 19-20 है तो मुझे वहाँ जाके सुधर, वो ऐसा सुधरा कि इतनी बड़ी दाढ़ी, नमाज और वो हुस्न शहर और वो नमाज की पाबंदी और दीन की बात करना, ये रब करीम की मेहरबानी है। हम ये जो बात करते हैं ना कि यार फला माशरे में ये हो जाएगा, लड़की नहीं, लड़की का फला होगा, लड़के का, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ आज़ादी आप देंगे कि यहाँ शराब भी है, यहाँ गलत काम भी है, ये फला भी है, उसे नफरत अल्लाह रब करीम खुद करवा देता है। और जहाँ आप रुकावट डालेंगे, मैं आप इसकी टीवी के तौर से कहूँगा, जहाँ आप रुकावट डालेंगे हर चीज़ें में, ये चीज़ों का चस्का बढ़ता है और आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यार ये है क्या, इसको भी देखें, इसको भी देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भुट्टो साहब को जो उन्होंने कादियानी करार दिया था, मैं उनके लिए भी मैं दुआ कहूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि बहुत बड़ा काम कर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आप मैं एक बात कहूँ कि भुट्टो साहब की जो किताब थी ना, उसको आप पढ़ें, और मैं खुद रिसर्च, मैं खुद भुट्टो साहब के जलसों में जाया करता था। क्या बात, वो लीडर था। एक बात सुनना, उस बंदे ने हमें सिखाया कि ये एक नाला है, अगर उसको आप तोड़ देंगे तो जगह जगह फैल जाएगा। ये अगर शराब खाना है, इसको 700 रुपये की 500 की बोतल है, तो अब आप जब इसको रोकेंगे तो पीने वाला तो 7000 की भी पिएगा। तो खुदारा इसको खोलें, हर चीज़ को, लोगों को नफरत हो जाएगी इन चीज़ों। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगा देते हैं ना, उसको स्पेशलाइज बना देते, लोगों में तजस्सुस पैदा होना शुरू होता है, फिर वहाँ से वो इसके आदी बन जाते हैं। नो डाउट कि दीन ने जहाँ तक हमें रोका है उतना तो रुकना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को इस अंदाज से रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए कुछ उसूल हैं, उस उसूलों के तहत ही हमें ज़िंदगी गुजारनी होगी। आखिरी सवाल यकीनी तौर पर अब ऑलमोस्ट हम इस प्रोग्राम को रैप अप करने वाले हैं। की बरकत से अल्लाह उनकी भी बख्शिश करे, भुट्टो साहब की, कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कादियानी करार दिया था। मैं उस पर उनको सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अजीम इंसान थे, अब वक्त था चले गए, लेकिन याद तो लोग रखते हैं ना अच्छी चीज़ों को। और ये आपकी याद से मुझे याद भी आ रहा है अभी कि रिसेंटली हमारी अदालत ने इनके उस सज़ा को भी जो है वो अदालती कत्ल जो है वो प्रूव कर दिया बाकायदा। ये 45 साल के बाद ये फैसला आया, ये भी इस बात की गवाही करता है कि किस अंदाज से वो अपनी कौम के लिए उठे थे। देखें, आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बोलता हूँ शायद वो जन्नत में, हमें तो नहीं मिला, सही बात है, लेकिन वो काम बहुत बड़ा कर गए थे, कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने पेपर फाड़े थे और कहाँ लटके फांसी पे, लेकिन वो हटे नहीं। बड़ी बातें होती हैं, बड़े लीडरों की होती हैं। और अभी मैं सिंध में भी देख रहा हूँ, आपके टीवी के तवज्जुह से, कि सिंध में भी मुझे तब्दीली नज़र आ रही है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जो काम नहीं हुए थे अब वो भी काम करने पे लगे हुए हैं। मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। देखें, 17 अरब रुपए जब तकसीम की बात हुई तो उस टाइम हमने भी ये राय दी कि सर इसको जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इंटरनेशनली है, उसको आप 5000 का कैश वाउचर उनको दें गरीबों को, नाज़िर आदमी वो खुद जाकर राशन ले लें। जब 60 अरब रुपए की सब्सिडी पे, यूटिलिटी पे जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर ये जो सब्सिडी के नाम पे जो ये हेराफेरी है ना, इसको बंद करें। इसकी जगह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंटरनेशनल है, उसको 2000-3000 का वो राशन कार्ड इशू कर दें जो भुट्टो के दौर में हुआ करता था। आप किसी भी किराना स्टोर या कहीं भी जाएं, वहाँ 2000 का आटा लेना है, कुछ लेना, वो ले ले। तो ये पैसे 60 अरब ज़ाया तो नहीं होंगे। खुदारा डायरेक्ट सब्सिडी पे ध्यान दें, क्या कर रहे हैं? तो ये माशाल्लाह अप्रिशिएट किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब करीम की ज़ात की बड़ी है कि वज़ीर आला साहब भी, मैं समझता हूँ सर्जिल इनाम मेमन ने भी अभी किरदार अदा किया, हमारे कमिश्नर सलीम राजपूत ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यानी सब्जी से लेकर टमाटर तक लेकर आटे तक सब में मौजूद होंगे। सर, कमिश्नर साहब को बड़ी तारीफ़ें सुनते हैं हम जब आम जगहों पे जाते हैं कि सारा दिन बेचारे, ख़ास तौर पे इन हालात के अंदर तो वो बहुत पूरे कराची के चक्कर लगा रहे होते हैं। कैसे देखते हैं कमिश्नर साहब की, कमिश्नर कराची की इस एफर्ट्स को? इतनी एक्टिविटी और इतना एफर्ट और रियल, और जिसको कहते हैं ईमानदारी की एक मिसाल है। मैं उनको तो मेरी तरफ से सलीम राजपूत कमिश्नर को मैं सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, आखिरी और फाइनल वर्ड्स मैं चाहूँगा कि कैमरा आपके सामने मौजूद है और रमज़ान का बाबरकत महीना भी है,
एक बार वही गुजारिश जो आप अपनी कम्युनिटी से हम अपने मेम्बरान से करते रहते हैं, एक मरतबा उनसे एक मरतबा फिर करें, ताकि हो सकता है कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करीम उतारेगा। देखिए, मैं मेमन टीवी के तवज्जुह से सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ भी हम देखें कोशिश करें कि हम देने वाला शुरू करें हाथ, और अल्लाह जो ले रहा है उसको अल्लाह देने वाला हाथ कर दे। रब्बे करीम से ये भी दुआ मांगें, हर आदमी ये सोचे कि अगर मैंने आज 10,000 कमाए तो मैंने भाई वो 2,500 3,000 वो उन गरीब को रिलीफ ज़रूर दे। ये जमा करने से, कब्र का अजाब बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिलीफ दें अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने नौकरों को, अपने पड़ोसियों को, सबका ख्याल आपने रखना है। ये रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसका सवाब बहुत ज़्यादा अल्लाह ने फरमाया है। बिल्कुल। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि इसका सिला मैं दूंगा, इसका इनाम मैं दूंगा। तो रब्बे करीम से मैं सबसे दुआ करता हूँ कि ये सब चीज़ों को बनाना शुरू करें। रमज़ान में सिर्फ एक ही बात का ख्याल करें कि हमने नफ़ा नहीं रखना है और हमें रेट टू रेट माल देना है। क्या बात, खैरो बरकत ही खैरो बरकत है। देना सीखें। और रमज़ान की बरकत से मैं आपको बता रहा हूँ, 15-16 साल से देखा है कि रमज़ान में बाज़ारों को नीचे आना शुरू हो जाती है। अल्लाह की तरफ से ही है। बंदा चाहता है ना कि मैं इसका ज़ख़ीरा कर लूँ, वो कर लूँ, होता ही नहीं है। क्या बात, ये हुक्म रब्बी है। जब अल्लाह का हुक्म है वही होगा। बस अपने आप को सुधरना है हमें। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है मैं अपना माफ़ करूँगा, बंदों का नहीं करूँगा। तो बंदे हम ही हैं, हम में से ही हैं। बस इतना ख्याल कर लें कि जो अल्लाह दे उसमें से गरीबों के लिए बाँटें। सर आखिर में दी मेमन टीवी हमेशा से आपका मेज़बान रहा है, आप हमारे मेज़बान रहे हैं। अली गोडिल आज यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी वालदा की तबीयत अलील है, ऑपरेशन हुआ उनकी वालदा का। कैसे देखते हैं मेमन टीवी की इस तरक्की को? आप हमारे हमेशा से मुरब्बी और हमारे सरपरस्त रहे हैं, आपकी सरपरस्ती तो जारी रहेगी। मेमन टीवी की और अली गोडिल साहब की इस तरक्की को कैसे देखते हैं? कुछ सच बोलें या कुछ बोलें, जो आप समझते हैं वो नहीं कर सकता किसी की, मतलब ज़्यादा वो नहीं करता मैं। बात सच ये है कि अली गोडिल की तरक्की का राज आज मैं बता देता हूँ। जब वो उम्रे पे गया, जब माँ को देखता है, माँ की खिदमत करता है, उसको हज का सवाब मिलता है, तो रब्बे करीम उस पर आफियत की हुई है, फजल किया, वो तरक्की करता जाएगा। माशाअल्लाह। ये मैंने लिख के उसको दिया था कि आप देखना कि आप कहाँ पहुँचोगे, वो हद भी देखना। सुभान अल्लाह। लेकिन उसका उसूल इसका यही है, जो इसकी वालदा की तबीयत ख़राब है अली गोडिल साहब की, मैं उनके लिए दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। माँ का जितना ख्याल, बाप का जितना ख्याल जो भी रखता है, मैं बोलता हूँ वो तरक्की पाएगा। और आप अंग्रेज़ हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, कहीं भी रिसर्च कर लें तो उनकी तरक्की का राज माँ बाप की तरक्की में मिलेगा, माँ बाप की मोहब्बत में मिलेगा और माँ बाप की खिदमत में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ इब्राहिम साहब आपका। अभी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आपसे बात तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन आइंदा किसी ख़वातीन के प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे तफसीली बहुत सारी मौज़ूओं पर बात करेंगे। और जब साहब नहीं होंगे हमारे साथ तो आप भी ज़रा खुल के बात कर पाएँ। नाज़रीन, यहीं पर रमज़ान घराना के आज का हमारा एपिसोड मुकम्मल होता है। और यकीनी तौर पर जिस अंदाज से हमारे मेहमानों ने, रमज़ान घराने के मेहमानों ने बात की है, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। एक बार फिर हमें इजाज़त दीजिए इस वक्त से, इस रमज़ान घराना से।